नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ, काफी कुछ है आज बात करने के लिए। बिल्कुल। जैसे स्थानीय शासन में पैसों की कमी का मुद्दा है, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियां हैं। और आपदा जोखिम भी बढ़ रहे हैं, ग्लोव्स, फ्लैश फ्लड। हाँ, और रक्षा क्षेत्र के भी कुछ अपडेट्स हैं। तो हमारा काम है कि इनमें से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले स्थानीय शासन की बात करते हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं को मतलब फंड्स मिलने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, ये एक कह सकते हैं गंभीर मुद्दा है। जो स्रोत हमें मिले हैं उनसे पता चलता है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों मतलब RLBs को जो केंद्र से पैसा मिलता है, हाँ, फाइनेंस कमीशन वाला। हाँ वही, तो उन अनुदानों में गिरावट आई है। और ये बात 70वें संविधान संशोधन की जो मूल भावना थी कि पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करना है, बिल्कुल उसके थोड़ा खिलाफ जाती है। असल दिक्कत क्या है कि राज्य वित्त आयोग मतलब SFCs उनके गठन में ही देरी हो जाती है। अच्छा। और फिर उनकी जो सिफारिशें होती है उनको लागू करने में भी थोड़ी आनाकानी दिखती है। और ये फंड्स के टाइप में भी कुछ बात थी, वो बंधे और गैर बंधे अनुदान, टाइड और अनटाइड ग्रांट्स। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। देखिए, 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि 60% फंड बंधे होंगे, मतलब किसी खास काम के लिए, जैसे पानी, सफाई। हाँ बिल्कुल, और बाकी 40% गैर बंधे, मतलब पंचायत अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये जो गैर बंधे फंड्स हैं उनमें कमी आ रही है। तो इससे पंचायतों की जो अपनी लोकल प्लानिंग करने की, योजनाएं लागू करने की क्षमता है वो सीमित हो रही है। मतलब वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही। सही, ये सीधे सीधे उनके विकास के एजेंडे पर असर डालता है। फंड्स का क्षतिपूरक वनीकरण मतलब कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन पर एक रिपोर्ट आई है। सुनने में आया कि टारगेट तो पूरे हुए हैं पर कुछ चिंताएं भी हैं। हाँ, देखिए अच्छी खबर ये है कि 2019 से 2024 के बीच वनीकरण का जो लक्ष्य था उसका करीब 85% हासिल हुआ है। ये तो बढ़िया है। हाँ, और CA फंड का मकसद भी यही है कि अगर जंगल की जमीन किसी और काम के लिए, मान लीजिए इंडस्ट्री के लिए दी जाती है तो उसके बदले में कहीं और पेड़ लगाए जाएं। ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC है उसकी रिपोर्ट कुछ कमियों की तरफ इशारा करती है, जैसे फंड जारी होने में देरी। अच्छा, पैसा टाइम पर नहीं पहुंच रहा। हाँ, और खर्च में पारदर्शिता की कमी भी है। ये नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। निगरानी भी उतनी मजबूत नहीं है। तो इसके लिए क्या सुझाव है? इसीलिए जियो टैगिंग जैसी तकनीक अपनाने की सिफारिश की गई है ताकि ट्रैक रखा जा सके। सही बात है। चलिए, पर्यावरण की बात हो ही रही है तो वन्य जीवों पर भी आते हैं। भारत की छोटी बिल्लियों पर एक नई रिपोर्ट, क्या खास है इसमें? हाँ, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA की रिपोर्ट है और काफी दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि जंगल कैट जो है वो भारत में सबसे आम मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाली छोटी जंगली बिल्ली है। अच्छा। और सबसे छोटी कौन सी है? वो है रस्टी स्पॉटेड कैट, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली। कमाल है। और एक मजेदार बात यह भी है कि जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, बाघ, शेर वगैरह, वो अपनी हायोइड हड्डी की बनावट की वजह से दहाड़ सकती हैं। हाँ, जबकि छोटी बिल्लियां, उनकी हायोइड हड्डी अलग होती है तो वो लगातार वो जो आवाज निकालती है ना बिल्लियां, वो कर सकती हैं। अच्छा, ये तो नहीं पता था। और बाघों के बारे में भी कुछ था शायद। हाँ, ये रिपोर्ट एक्चुअली ग्लोबल टाइगर डे पर आई थी और उसी मौके पर यह भी खबर आई कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व में अब भारत में बाघों का तीसरा सबसे ज्यादा घनत्व है। वाह, काजीरंगा तो वैसे गैंडों के लिए मशहूर है। हाँ, एक सींग वाले गैंडों के लिए तो है ही, अब बाघों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह बन गया है। चलिए, अब थोड़ा प्राकृतिक आपदाओं और जोखिमों की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में ग्लेशियर झीलों के फटने मतलब GLOFs का खतरा बढ़ रहा है। ये होता क्या है असल में? GLOF का मतलब है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आसान भाषा में कहें तो जब ग्लेशियर के पिघलने से कोई झील बन जाती है, हाँ, और फिर अचानक उसका सारा पानी या बड़ा हिस्सा बहुत तेजी से बह निकलता है, एक तरह की बाढ़। और ये क्यों हो रहा है? मतलब खतरा क्यों बढ़ रहा है? वजह है बढ़ता तापमान और तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स। इससे ज्यादा झीलें बन रही हैं और उनमें पानी भी ज्यादा जमा हो रहा है। तो ये फटती कैसे हैं? कई कारण हो सकते हैं, जैसे झील में कोई बड़ा हिमस्खलन या चट्टान गिर जाए, या फिर पिघले हुए पानी का दबाव ही इतना बढ़ जाए कि वो किनारे को तोड़ दे।
इनकी निगरानी हो पा रही है? ये तो मुश्किल होता होगा ऊंचाई पर। हाँ, मुश्किल तो है, खासकर दूर दराज के इलाकों में, लेकिन केंद्रीय जल आयोग CWC और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से कोशिशें जारी हैं। और सिर्फ GLOFC नहीं, अचानक आने वाली बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड्स का खतरा भी कुछ इलाकों में ज्यादा बताया गया है। जी हाँ, एक स्टडी हुई है जिसमें ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी और महानदी जैसी नदी घाटियों को फ्लैश फ्लड हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। फ्लैश फ्लड मतलब जो बहुत तेजी से आती है। हाँ, ये वो बाढ़ होती है जो बहुत भारी बारिश या बादल फटने के बस कुछ ही घंटों के अंदर आ जाती है। ज्यादा चेतावनी का मौका भी नहीं मिलता। और इसके कारण क्या है? मुख्य कारण तो वही है, बहुत तेज बारिश, बादल फटना, और अगर पहाड़ी ढलान हो या मिट्टी पहले से ही पानी से भरी हुई हो तो ये और भी खतरनाक हो जाती है। इसके लिए कोई चेतावनी सिस्टम है हमारे पास? हाँ, अच्छी बात यह है कि भारत के पास फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम FFGS जैसी पूर्व चेतावनी प्रणाली मौजूद है, पर खतरा तो फिर भी बना हुआ है। ठीक है। एक खबर रूस के पास भूकंप और सुनामी की भी थी। सुनामी में ऐसा क्या अलग होता है आम लहरों से? सुनामी की खास बात यह है कि गहरे समुद्र में ये लहरें पता ही नहीं चलती, शायद 1-8 फुट ऊंची हो, लेकिन जैसे ये किनारे के पास आती हैं जहां पानी कम गहरा होता है, हाँ। इनकी ऊंचाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई मीटर तक। और ये आती क्यों है ज्यादातर? भूकंप से? हाँ, ज्यादातर समुद्र के नीचे आने वाले बड़े भूकंपों की वजह से, और ये अक्सर रिंग ऑफ फायर वाले इलाकों में होता है। तैयारी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब NDMA के दिशा निर्देश बहुत अहम है। बिल्कुल। अब समय थोड़ा कम है तो कुछ और अपडेट्स पर जल्दी से नजर डालते हैं। हाँ। रक्षा क्षेत्र में प्रलय मिसाइल का परीक्षण हुआ। हाँ, प्रलय का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये अर्ध बैलिस्टिक है, क्वाजी बैलिस्टिक है। मतलब ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक बताई जा रही है और रेंज 1500 से 500 किलोमीटर तक है। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। और इसी से जुड़ा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव भी चल रहा है, जो विदेशी आतंकवादियों को निशाना बना रहा है। ठीक है। और आर्थिक मोर्चे पर? वैकल्पिक निवेश कोष AIF। RBI ने AIF में बैंकों के निवेश की सीमा तय कर दी है। कॉर्पस का 20% तक। AIF मतलब ये क्या होते हैं संक्षेप में? AIF मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये प्राइवेट फंड होते हैं जो पारंपरिक निवेश से हटकर जैसे स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। इनकी 3 कैटेगरी होते हैं। और डिजिटल पेमेंट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI दिखाता है कि 2018 से अब तक डिजिटल भुगतान करीब 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना? ये तो जबरदस्त है। वेतन। और राजस्थान में कोई पुरानी सभ्यता का स्थल मिला है? हाँ, रताड़िया री ढेरी। ये जैसलमेर के पास थार रेगिस्तान में एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ये उस समय के ज्ञात स्थलों के बीच एक लिंक जोड़ता है। ये किस दौर का है? ये परिपक्व हड़प्पा चरण मतलब करीब 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व का बताया जा रहा है। दिलचस्प। और सीरिया के साथ भी कुछ संपर्क हुआ है? हाँ, भारत सीरिया की जो संक्रमणकालीन सरकार बन रही है उसके साथ संपर्क में है। ठीक है। और कंप्यूटर आविष्कारों के पेटेंट पर भी कुछ नए दिशा निर्देश आए हैं। जी, पेटेंट कार्यालय CGPTM ने कंप्यूटर संबंधित आविष्कारों यानी CRIs के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। और एक और बात, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB भी शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया। स्थानीय शासन के फंड से लेकर वन्य जीवों, बढ़ते पर्यावरणीय जोखिमों और रक्षा तकनीक तक कई अहम बिंदुओं पर बात की। इन सब जानकारियों से मतलब क्या तस्वीर उभरती है? क्या टेक अवे है? देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। एक तरफ कुछ क्षेत्रों में अच्छी प्रगति दिख रही है, जैसे आपने कहा डिजिटल पेमेंट्स में या वनीकरण के लक्ष्यों में। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं है। पंचायतों तक फंड पहुंचने में दिक्कतें हैं, पर्यावरण योजनाओं के अमल में मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं, और जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे तो बढ़ ही रहे हैं। GLFs, फ्लैश फ्लड्स। बिल्कुल, और सुरक्षा संबंधी तैयारी भी लगातार जरूरी है। तो मतलब साफ है कि हमें लगातार निगरानी रखनी होगी, बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना होगा और सबसे जरूरी शासन व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, ये जो GLOFs और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं बढ़ रही हैं और साथ ही FFS जैसे चेतावनी सिस्टम भी बन रहे हैं,
तो इसे देखते हुए क्या अब हम सबको, मतलब समुदायों को और व्यक्तियों को, अपनी तैयारी का तरीका बदलने की जरूरत है? क्या हम सिर्फ सरकारी कार्रवाई के भरोसे रहने के बजाय खुद भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है सोचने के लिए। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।